The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो में आज फिर बात होगी शिक्षा नीति की। जो महीन बातें कल रह गई थीं, आज उन पर चर्चा करेंगे। जो आलोचना हो रही है उसमें कितना दम है ये भी बताएंगे। साथ में बात होगी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सबसे बड़े स्टिंग ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन वेस्ट एंड की। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट और वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि वीडियो में एक शख्स से पूछा गया आपको बाहर जाना अलाउड है। शख्स ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन यहाँ ये लोग मानते नहीं, ऊपर से आदेश है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ कहा है। घर के बाहर से वीडियो बना रहा शख्स कुछ पूछने को होता है, तभी अंदर से कुछ लोग आते हैं और बात कर रहे शख्स को जबरन अंदर ले जाते हैं। ये शख्स जाना नहीं चाहता तो वहाँ एक बहस होती है, तेज आवाज में बात होती है। बदतमीजी कर रहा शख्स संतरी से कहता है कि उनको भगाओ। उनको कौन? वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं। संतरी की वर्दी देखकर मालूम नहीं चलता कि वो कौन सी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित है, लेकिन दिखने में पुलिस जैसी पोशाक थी। ये वीडियो देखकर कोई भी समझ सकता है कि एक शख्स उस कंपाउंड के अंदर कैद है, उसे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की आज़ादी नहीं है। अब आपको घर में कैद शख्स का नाम बताते हैं। सैफुद्दीन सोज, प्रोफेसर, कांग्रेस के नेता, बारामूला से 2 बार के सांसद और 3 बार राज्यसभा जा चुके हैं। भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रहे। कश्मीरियों को जिस मुख्य धारा में आने का न्योता भारत सरकार बार बार देती रहती है, सोज उसी मुख्य धारा के नेता हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रह चुके हैं। सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि सोज 5 अगस्त 2019 से हिरासत में है। इस दिन जम्मू कश्मीर सूबे में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था और राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। मुमताजुन्निसा ने अपनी याचिका में कहा था कि सोज को हिरासत में लेने के कारण आज तक स्पष्ट नहीं किए गए। इस याचिका में सोज के संवैधानिक अधिकारों का हनन, इसके बारे में बात की गई थी। मुमताजुन्निसा की तरफ से कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। इस सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया और इसमें बताया कि सोज कैटेगराइज्ड प्रोटेक्टी हैं और उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके आने जाने पर किसी तरह की रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह भी कहा कि सोज के किसी संवैधानिक अधिकार पर रोक नहीं लगाई गई। ये दावा कि सोज अपने घर में नजरबंद हैं निराधार, झूठा और सतही है। कैटेगराइज प्रोटेक्टिव होने के चलते सोज को 24 घंटे हथियारबंद गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी अफसर यानी पीएसओ और दूसरी सुरक्षा मिली हुई है। वो जहां जाते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी में जाते हैं। किसी के सोज से मिलने आने पर भी पाबंदी नहीं है। सोज 3 बार फ्लाइट पकड़कर दिल्ली भी आ चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात का हवाला देते हुए 29 जुलाई को याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन इसी दिन सोज ने दावा किया कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ कई सवाल उठते हैं कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है जितना जम्मू कश्मीर प्रशासन बता रहा है, तो फिर सोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से क्यों कहा कि उनके घर पर सुरक्षा के लिए तैनात ग्रुप कमांडर ने उन्हें 5 अगस्त 2019 को ही कह दिया था कि आप बाहर नहीं जा सकते? कोई लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया? क्यों उन्होंने कहा कि इतने दिनों सब कुछ मौखिक आदेश पर चल रहा है? ये पूरी बातचीत
30 जुलाई की एक रिपोर्ट में अखबार की वेबसाइट पर छपी है। अगर सोज को कभी हिरासत में रखा ही नहीं गया तो ये वीडियो कैसे सामने आया जिसमें सुरक्षा अधिकारी उन्हें कंपाउंड के बाहर के लोगों से बात तक नहीं करने दे रहे थे। ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि सोज उतने आज़ाद तो नहीं जितना दावा प्रशासन ने किया है। तो क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से झूठ बोला है? इस सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है, माने यहाँ केंद्र का नियंत्रण रहता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इन सब के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या केंद्र सरकार ये बात जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होते रहे हैं जो केंद्र के लिए पैरवी करते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना सही था या गलत, अब ये बहस पुरानी पड़ती जा रही है, खत्म सी है। लेकिन इसके बाद कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी में जो भूचाल आया वो पुराना नहीं पड़ा। पहले फोन बंद रहे, फिर इंटरनेट, बच्चे वीडियो बनाकर सरकार से अपील करते रहे कि नेट की स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। और मोदी सरकार का पूरा जोर नॉर्मेल्सी पर है। ये बात बार बार बयानों में कही जाती है लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया समय से। हालांकि अब बात चल रही है कि इंटरनेट की स्पीड नॉर्मल कर दी जाएगी, लेकिन सोच के अपने घर में उनके साथ हो रही बदतमीजी का वीडियो बताता है कि जिस कथित नॉर्मेल्सी की बात मोदी सरकार कर रही है वो ज़मीन पर कैसी नज़र आती है। अगर सोच जैसे शख्स के साथ ये हो रहा है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब यही चाहते हैं कश्मीर पुराने घाव छोड़कर भविष्य की ओर देखे, लेकिन उसके लिए केंद्र का कश्मीर के प्रति रवैया बदलना ज़रूरी है। जिन अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार जिक्र होता है उनके फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी है। जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। जो भरोसा खोया है वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक नागरिक अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से, इसके हुक्मरानों की तरफ से आदर का भाव नहीं दिखता। हमारे देश के नागरिक हैं, कोई नाराज़गी है, कोई मांग है तो उसको सुना जाए। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 52,123 मामले आए। आपने देखा संख्या बढ़ी है, पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा है और पहली दफ़ा 50,000 को पार किया है। इसलिए दोबारा बोलता हूँ, 52,123 नए मामले सामने आए, 775 मरीजों की मौत हुई और इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 15,83,792। कुल मौतें 34,968 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 32,553। ये आंकड़े रोज रोज आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप देश की कोविड नीति की दशा और दिशा समझ सकें। 24 घंटे में 52,000 मामले नरेंद्र मोदी सरकार की कोविड नीति पर एक गंभीर प्रश्न है। साथ ही इस दावे पर भी कि स्थिति संभली हुई है। और सवाल सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य सरकारों पर भी, जिस भी पार्टी की हो, सवालिया निशान लगा हुआ है। दूसरी सुर्खी राजस्थान से है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों और विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस बसपा की याचिका पर दिया गया। बसपा ने अपनी याचिका में इस विलय का विरोध किया। उधर 29 जुलाई की देर शाम एक खबर आई थी कि राज्यपाल कलराज मिश्र सत्र बुलाने के लिए आखिरकार मान गए। विधानसभा का सत्र अब 14 अगस्त को बुलाया जा रहा है। इधर स्पीकर सीपी जोशी फिर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। उन्होंने एक याचिका लगाकर राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जो सचिन पायलट खेमे को दिए गए नोटिस के संदर्भ में था। इस बीच पायलट की तरफ से भी बयान आया कि सत्र हुआ तो वो उसमें हिस्सा लेंगे। बाकी विधायकों के गुट ने दावा किया कि उनके खेमे में 30 विधायक हो गए हैं, लेकिन फिलहाल 19 की ही पुष्टि हो पाई है। अब सबकी नजरें 14 अगस्त को सदन के अंदर होने वाली कार्रवाई पर रहेंगी। ये जरूरी नहीं कि गहलोत विश्वास मत लाएं, वो किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग करा सकते हैं और जैसे ही बात वोटिंग तक जाएगी पार्टी अपने मुख्य सचेतक को व्हिप जारी करने को कह देगी। इसके बाद अगर सचिन पायलट खेमा गहलोत के खिलाफ जाता है और उनके पास समुचित संख्या न हुई तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे सदस्यता के लिहाज से। तीसरी सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, इसकी कैबिनेट की बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में डीजल पर वैट 30% से घटकर 16.75% किया जा रहा है। इस घटोतरी से क्या हुआ? दिल्ली में जो डीजल की कीमत पहले थी उसमें कमी आ गई। कितनी? 8 रुपये 36 पैसे की, यानी 82 रुपये से 73 रुपये 64 पैसे पर आ गई। जीएसटी के आने के बाद ज्यादातर उत्पादों पर से वैट और दूसरे कर खत्म कर दिए गए थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर अब भी वैट लगता है क्योंकि ये राज्य सरकारों के लिए आय का बड़ा स्रोत है।
मई में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया था और डीजल पर बढ़ाकर 16.75% से 30% कर दिया गया था। मकसद था कि अर्थव्यवस्था के ठहर जाने के बावजूद सरकार के पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि कोविड-19 के लिए इंतजाम करने थे। पिछले दिनों डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने किसानों और ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी बढ़ा दी थी। अब बाकी राज्यों के किसान भी इस तरह के ऐलान के इंतजार में हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज फिर बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पर। कल के शो में हमने ड्राफ्ट की मोटामाटी बातें बताई थी, लेकिन बहुत मंथन के बाद 5 साल लगाकर सरकार जो शिक्षा नीति लाई है उसके बारे में 15-20 मिनट में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं था। इसलिए बाकी की उधेड़-बुन आज करेंगे, कुछ बारीकियों पर बात करेंगे। जब पिछले साल डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की कमेटी ने यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था तो उसमें जिक्र था कि कक्षा 6 से 3 भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को एक भाषा हिंदी भी सीखनी होगी। इस बात को लेकर ड्राफ्ट का विरोध हुआ था, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। आरोप लगा था कि बीजेपी सरकार और आरएसएस पूरे देश पर हिंदी थोपना चाहती है। अब जो ड्राफ्ट कैबिनेट में पास किया गया है उसमें ये हिंदी सीखने पड़ेगी वाली बात हटा दी गई है। इस ड्राफ्ट में भाषा को लेकर कई पैराग्राफ हैं। पहली बात तो ये कि अगर 5वीं कक्षा तक और हो सके तो 8वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही तीसरी क्लास से बच्चों को 2 और भाषाएं सिखानी चाहिए। 3 भाषाओं वाला फॉर्मूला लागू किया गया है, लेकिन इसमें भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, ऐच्छिक है, जबरदस्ती नहीं है, और यही सही तरीका है। कौन सी भाषाएं हो सकती हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से कोई भी चुनी जा सकती है। ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि जिन बच्चों ने 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई की है, 6ठी से उन्हें विज्ञान और गणित जैसे विषय 2 भाषाओं में पढ़ाए जाएं, यानी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज के अलावा एक और भाषा में। इसके लिए किताबें भी बाइलिंगुअल या द्विभाषी छपवाई जाएंगी। इसके अलावा देश भर के हर स्कूल में 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक क्लासिकल भाषाएं सीखने का विकल्प भी छात्रों को दिया जाए। ये क्लासिकल भाषाएं कौन सी हैं? सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, फारसी, पाली, प्राकृत, ये भाषाएं। सेकेंडरी के स्तर पर विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच और स्पेनिश, इसके भी विकल्प रहेंगे। अगर आप इस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो 2-3 और पैराग्राफ इसमें लिखे हैं जो भारत के साहित्य, इतिहास, संस्कृति या भारतीय मूल्यों को बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी बहुत स्पष्ट नहीं लगती। एक निबंध की तरह पैराग्राफ जोड़ दिया गया है। सितंबर 2018 में दिल्ली में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत की एक 3 दिवसीय संगोष्ठी हुई थी। अगर इसमें मोहन भागवत की भारतीय भाषाओं या मूल्य परंपराओं पर बात सुनी जाए तो ये बिल्कुल ड्राफ्ट की भाषा से मेल खाती दिखती है। भागवत ने भारतीय भाषाएं सीखने पर जोर दिया था। और भी कई चीजें थी भारतीय परंपराओं को लेकर जिनका ड्राफ्ट में जिक्र है। तो क्या नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति में आरएसएस के विचारों का रिफ्लेक्शन है, और अगर है तो कितना है? इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव की एक रिपोर्ट मिलती है। इसमें लिखा है कि नई शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग में भी आरएसएस से जुड़े संगठनों का हस्तक्षेप रहा। शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन के साथ आरएसएस से जुड़े नेताओं और बीजेपी शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक की थी। लेकिन जिस ड्राफ्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूर किया उसमें आरएसएस की ज्यादा बातें नहीं मानी गई। मसलन हिंदी सभी को पढ़ाई जानी चाहिए, ये आरएसएस की तरफ से मांग आई थी और पहले कस्तूरीरंगन के ड्राफ्ट में भी ये बात थी, लेकिन सरकार के फाइनल ड्राफ्ट में ये बात हटा दी गई। इसके अलावा आरएसएस की कुछ प्रतीकात्मक बातें रखी गई। जैसा हमने कल के शो में बताया था, एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये आरएसएस से जुड़े संगठनों की मांग थी। इसी तरह से सरकार ने आरएसएस से जुड़े संगठनों की कुछ और बातें जरूर मांगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि राजनीतिक विरोध हो। एक बीच का रास्ता पाने की कोशिश की गई। भाषाओं पर या बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इस पर नई शिक्षा नीति में बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो व्यवहारिक हैं? इस पर हमने कुछ शिक्षाविदों और उन अफसरों से बात की जिनकी जिम्मेदारी सरकार की नीतियां जमीन तक पहुंचाने की रही है। इन एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि ड्राफ्ट पढ़ने के लिहाज से अच्छा है, सारी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बातें लागू होना मुश्किल है। ड्राफ्ट में तीसरी क्लास से मातृभाषा के अलावा 2 और भाषाओं का जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन क्या इतने टीचर हमारे स्कूलों में हैं? अगर कक्षा 6 से विज्ञान के विषय भी बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे तो क्या हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं जो 2 भाषाओं में एक विषय पढ़ा सकें? इसके अलावा अगर 5वीं तक स्थानीय भाषा में ही पढ़ना है तो फिर अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों और मौजूदा व्यवस्था का क्या होगा? क्या ये नियम सरकारी और निजी स्कूलों पर बराबरी से लागू होंगे?
ये ड्राफ्ट नीतियों की बात करता है, लेकिन लागू करने के स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं बताता। शिक्षा की सारी नीतियां सिर्फ केंद्र से ही लागू नहीं हो सकती, राज्यों में भी शिक्षा विभाग होते हैं, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक के स्तर पर, और फिर टीचर्स की बात आती है। क्या जिस तरह की व्यवस्था की बातें सरकार ने लिखी है वो हमारी अभी की ब्यूरोक्रेसी लागू कर पाएगी? बीएड के बाद एक परीक्षा पास करके नौकरी पाने वाले हमारे शिक्षक कितने क्वालिफाइड हैं, ये बात छिपी नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी मांगे रहती हैं। इसके अलावा इनके निरंतर ट्रेनिंग की बात होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए या सुधार के लिए हमें कितना फंड चाहिए, कितने और टीचर्स चाहिए, उन टीचर्स का कितना एवेल्युएशन चाहिए, ये किस तरह से लागू होगा, कितने बरस में लागू होगा, इस पर ड्राफ्ट में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। अब ड्राफ्ट के एक बिंदु पर बात करते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। पॉलिसी के ड्राफ्ट में लिखा है कि टॉप 100 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस शुरू करने के लिए सहूलियतें दी जाएंगी। इस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला है। 2010 में यूपीए सरकार फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल लेकर आई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। दलील ये थी कि विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आएंगी तो उच्च शिक्षा की फीस बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारे सरकारी संस्थानों के भी अच्छे टीचर उनमें चले जाएंगे। ऐसे में गरीब छात्र अच्छी उच्च शिक्षा से महरूम रहेंगे। हालांकि अब बीजेपी ने ये सोच बदल दी है और विदेशी संस्थानों की भारत में एंट्री हो सकती है। तमिलनाडु में भी इसका विरोध हो रहा है। डीएमके ने कहा है कि इस ड्राफ्ट का गरीब छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 3 भाषाओं वाले फॉर्मूले से शिक्षा के संस्कृतिकरण की कोशिश हो रही है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी आलोचना हुई। प्रमुख ये कि सरकार इस नीति को संसद में क्यों नहीं ले गई। 1986 वाली शिक्षा नीति भी संसद के रास्ते लागू हुई थी, ये तर्क दोहराया जा रहा है। ड्राफ्ट में कुछ कमियां बेशक हो सकती हैं, लेकिन बहुत बातें अच्छी भी हैं जो हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट, स्कूलों में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स या फिर मिड डे मील के साथ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट शुरू करने की बात। ये बातें अभी तक कागजों में अच्छी हैं। अच्छी पॉलिसी वही मानी जाती है जो ज़मीन के स्तर पर भी उतने ही अच्छे से लागू हो। नई शिक्षा नीति पर हम आने वाले एपिसोड्स में भी बात करते रहेंगे। अब बात ऑपरेशन वेस्ट एंड की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने 30 जुलाई को रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और 2 लोगों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने जया जेटली को 30 जुलाई को शाम 5 बजे जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने को कहा था, लेकिन जेटली अभी जेल नहीं जाएंगी। स्पेशल कोर्ट के आदेश को जया जेटली ने तत्काल दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए फिलहाल स्पेशल कोर्ट के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस अपील पर अब नियमित सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट के जज वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के अलावा उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुर्गई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया। 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने तीनों दोषियों से 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि तीनों दोषियों के अलावा सुरेंद्र कुमार सुरेखा उस आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे जो दिसंबर 2000 से जनवरी 2001 के बीच दिल्ली में रचा गया। ये पूरा मामला क्या है? रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला साल 2000-2001 का है। तहलका मैगजीन ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़े कई बड़े अफसर और नेताओं को कथित तौर पर घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी माने जाने वाली जया जेटली का भी नाम आया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन में जया जेटली एक काल्पनिक फर्म वेस्ट एंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि बनकर गए मैथ्यू सैमुअल नाम के पत्रकार से, जो वहां पर एजेंट बनकर गए थे, 2 लाख रुपए स्वीकार करते हुए कैद हुई थी। मैथ्यू सैमुअल तब तहलका मैगजीन के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट थे। वहीं तत्कालीन मेजर जनरल मुर्गई ने 20,000 रुपए स्वीकार किए। ये पैसा कथित तौर पर हाथ से चलने वाले आर्मी के थर्मल इमेजर का सप्लाई ऑर्डर हासिल करने के लिए लिया गया था। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 25 दिसंबर 2000 को सुरेंद्र कुमार सुरेखा और मुर्गई ने सैमुअल को भरोसा दिलाया कि वो उनकी कंपनी को रक्षा मंत्रालय से इवैल्यूएशन लेटर हासिल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा सैमुअल की जया जेटली से मुलाकात की बात भी हुई, जो राजनीतिक कवर मुहैया कराएंगे। कोर्ट ने कहा कि सहमति बनी कि सैमुअल की तरफ से सुरेखा और मुर्गई को 1-1 लाख रुपए और जया जेटली को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि गोपाल पचेरवाल ने उक्त मीटिंग में यानी 28 दिसंबर 2000 को अरेंज करवाया उस मीटिंग को। इस मीटिंग में जया जेटली के अलावा गोपाल पचेरवाल, सुरेंद्र सुरेखा और मुर्गई भी मौजूद थे। कोर्ट के मुताबिक मीटिंग केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के आधिकारिक आवास पर हुई।
सैमुअल को यह कहकर जय जेटली से परिचित करवाया गया कि सैमुअल बिजनेसमैन हैं और रक्षा खरीद के मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सैमुअल की तरफ से 2 लाख रुपए देने पर जय जेटली ने उसे पचेरवाल को देने को कहा। कोर्ट के मुताबिक पचेरवाल ने पैसा लिया, ये जानते हुए कि ये घूस है। जय जेटली ने सैमुअल को भरोसा दिलाया कि अगर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता तो वो दखल देकर साहब, जो कि कथित तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ इशारा था, उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि संबंधित अफसर से बात की जाए। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते 21वीं सदी में कदम रख रही भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया था। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा था। ममता बनर्जी एनडीए की सरकार से अलग हो गई थी। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भी नाम सामने आया था। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जय जेटली को भी समता पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाया गया और तहलका, इस पर भी सरकार ने शिकंजा कसा। कई पत्रकारों को जेल में डाला गया। 28 अप्रैल 2012 को बंगारू लक्ष्मण को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, यानी कैद वाली सजा भी और जुर्माना भी। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। बाकी ये पुराना मामला है, इससे जुड़ी जानकारियां आपको हमारी वेबसाइट पर मिलती रहेंगी। चलते चलते शो के आखिरी में आपको सुनाते हैं सफदर हाशमी की ये कविता। सफदर हाशमी की ये कविता सुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हम शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। क्या है कविता? पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। हमारे सयाने जो लिख गए हैं उस राह पर हमारी नई शिक्षा नीति भी चले और सफल हो, इस उम्मीद के साथ कल तक के लिए नमस्ते। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।